नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेलाओ। आज एक बार फिर से जमात पर बात करें। जमात का कारनामा अब तो जान पर आफत बन रहा है और उससे भी बड़े चिंतन का विषय बन रहा है इन जमातियों को प्रोफेसर जैसे लोगों का पनाह देना। चिंता की बात तो यह है कि मरीजों का आंकड़ा भी बड़ा डरावना है। 100 में से 66 तो जमात से जुड़े लोग हैं। इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन सुधरने का नाम ये नहीं ले रहे हैं। आओ आज इसी पर बात करें। हमारे साथ एडिटर इन चीफ R9 टीवी अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है सर आपका। लेकिन उससे पहले एक पैनल हमारे साथ जुड़े, एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, समझिए। धर्म के नाम पर अधर्म नहीं तो और क्या है। ये जानबूझकर किया जा रहा जुर्म नहीं तो और क्या है। और तो और अब तो इन जमातियों के पाप को प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे लोग भी पनाह दे रहे हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये जनाब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर साहब ने 15 विदेशी जमातियों की जानकारी छिपाकर पनाह देने का गुनाह किया है। प्रयागराज में 16 विदेशियों समेत 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 7 इंडोनेशिया और 9 थाईलैंड के निवासी। इन लोगों ने वीजा के नियमों का उल्लंघन करके तबलीग में भाग लिया, जबकि ये लोग आए थे टूरिस्ट वीजा पे। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो वीजा सेक्शन है, इमिग्रेशन जो देखता है, उससे ये निर्देश आए हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है तो उन्होंने वीजा के नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनके विरुद्ध उनको जैसे डिपोर्टेशन या जो भी कार्रवाई की जानी वो कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के कहर से सहमे सहारनपुर में भी 54 विदेशी जमातियों को जेल भेजा गया है। इंडोनेशिया और सूडान के रहने वाले इन लोगों पर पासपोर्ट और वीजा नियमों के उल्लंघन का भी आरोप है। यहाँ पर कुछ विदेशी जमाती जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर आए थे और कुछ समय पूर्व उनके विरुद्ध यहाँ पर विदेशी अधिनियम के अंतर्गत और IPC के धाराओं के तहत जो मुकदमा कायम कराया गया था, FIR लिखी थी। लेकिन चूंकि ये सभी जमाती जो है इनको क्वारंटाइन किया जाना था, इनका कोरोना टेस्ट होना था, तो इनको क्वारंटाइन किया गया था और ये क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखे गए थे। अब वो अवधि पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद में एक अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित करी गई है, उसमें इनको शिफ्ट किया गया। रायबरेली में तो उस वक्त खड़े हो गए रोंगटे जब खबर आई कि जिले में 33 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें भी कई जमाती शामिल हैं। छिपे हुए जमातियों ने तो मानो छद्म युद्ध छेड़ रखा है। कानपुर पुलिस को इन्हें बाहर निकालने के लिए इनाम का कदम उठाना पड़ा। कानपुर में एक जमाती की सूचना पर 10,000 इनाम रखा गया है। अभी भी बहुत सारे जमाती जो निजामुद्दीन मरकज़ में सम्मिलित हुए थे, इस बात की संभावना है कि वो अपने को छिपाए हुए हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। वो अपने लिए तो खतरा है ही, अपने परिवार के लिए भी खतरा है और पूरे समाज के लिए खतरा है। तो हम लोग जनता के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के बारे में यदि उनको कोई जानकारी हो तो पुलिस को सूचना दें। उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे और उनको 10,000 रुपये का इसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा। इन जमातियों की हरकतों से हलकान है पूरा उत्तर प्रदेश। हालात की हकीकत ये है कि कोरोना के तमाम केस में इनका हिस्सा 2/3 से ज्यादा है। एक्टिव केसेस 1134, जो कुल केसेस हुए हैं वो 1294। इनमें से 140 लोग स्वस्थ होकर इन्फेक्शन समाप्त होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो एक्टिव केसेस इस समय 1134 हैं। बहरहाल कोरोना के इन गुनहगारों का प्रोफेसर जैसे लोग पनाहगार बन रहे हैं। सवाल यह है कि इन गुनहगारों के शहर शहर और कितने मददगार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो शहर शहर कितने गुनहगार हैं। इन गुनहगारों को पकड़ने के लिए वो कौन सी तरकीब है जो अपनाई जानी चाहिए। कैसे इनको इनके बिलों से बाहर निकाला जाएगा।
पढ़े लिखे लोग प्रोफेसर साहब पनाह दे रहे थे, आज पकड़े गए हैं, धरे गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी एडिटर इन चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता, मौलाना आजाद अतहर धार्मिक धर्मगुरु हमारे साथ हैं, हरीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ। आप सबका स्वागत है। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। जिस तरीके से मरकज से ये तबलीगी जमात के लोग निकले, उसके बाद ये पूरे भारत भर में घूमे, मुस्लिम समाज और उनके धार्मिक स्थल में पहुंचे, अगर ये नहीं गए होते तो शायद ये पार्ट 2 लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ होता, ये शायद कह सकते हैं। लेकिन अब तो हद पार हो रही है, पनाह दी जा रही है और प्रोफेसर जैसे लोग इनके पनाहगार बने हैं। देखिए, प्रयागराज से जो समाचार आया उस एकमात्र कारण के चलते मैं आज इस विषय पर फिर बहस करने आया हूं। अभी तक एक बड़ा तर्क दिया जाता था और कुछ सीमा तक मैं भी उस तर्क से पूरा तो नहीं 55% सहमत हो जाता था कि शिक्षा का अभाव है, पढ़े लिखे नहीं है अधिकांश मुसलमान, चैतन्यता कम है, एक्सपोजर नहीं है देश दुनिया का, इसलिए ऐसा हो गया। किसी इमाम ने छुपा लिया मस्जिद में, किसी ने छुपा लिया, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, दुनिया के में उजाला नहीं देखा उन्होंने, तमाम तरह की बातें कही जाती थी। चलिए भाई, आपकी बात मान लेते थे उस वक्त। अब क्या तर्क देंगे? पूरब का ऑक्सफोर्ड जिस यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसका प्रोफेसर 16 विदेशियों को छुपा के बैठा। 16 विदेशी, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, सूडान, कहां कहां का आदमी। ये तो जाहिल नहीं है, ये तो अनपढ़ नहीं है, इसके एक्सपोजर तो कम नहीं है, इसको अंग्रेजी हिंदी की समस्या तो नहीं है, ये तो टेलीविजन भी देखता है, अखबार भी पढ़ता है, रेडियो भी सुनता है। बीमारी कहीं और थी, बता कहीं और रहे थे आप। ये घटना आंखें खोल रही है। अगर देश की एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जैसी कुर्सी पर बैठा आदमी ऐसा गुनाह कर सकता है, तो कौन नहीं कर रहा होगा गुनाह? ये सवाल नहीं पूछे। मैं तो स्तब्ध रह गया, हतप्रभ रह गया जब मैंने ये देखा कि राम राम, ऐसा पाप भी हो रहा है इस देश में। शामली में, गजरौला में, देवबंद में कोई कम पढ़ा लिखा अशिक्षित मौलाना छुपा लेता, बात समझ में आती थी, मजहब के प्रचार में बह गया। ये तो सब जानते थे देश दुनिया। प्रोफेसर साहब, इनकी मंशा क्या थी और मंशा क्या है? ये नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल, आपकी मंशा क्या है ये तो बताओ, इरादा क्या है हुजूर? क्या करना चाहते हो? पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की इच्छा रखते हो? क्या चाहते हो? वो तो मुल्क के सामने छाती ठोक कर कहो। केरल में मरकज से गए, निजामुद्दीन के मरकज से गए 281 जमातियों के टेलीफोन नंबर बंद हैं, मोबाइल। किस लिए बंद है? वो मजहब का प्रचार कर रहे हैं इसलिए बंद है क्या? अगर उनका मंसूबा गलत नहीं तो मोबाइल क्यों बंद है? उनके मोबाइल सर्विलांस पर है, वो नॉट रिस्पॉन्डिंग है, बंद है तब से। सरकारी मशीनरी पसीना बहा रही उनको ढूंढने में, और वो भी किसी प्रोफेसर साहब की सरपरस्ती में कहीं मौज ले रहे होंगे। गजब हो गया। कैसे कैसे छोटे छोटे शहरों में तुर्की, सूडान का आदमी मिल रहा है। अरे भाई, हम भी इसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, इतने बड़े हुए, फिर संयोग से पत्रकारिता में आ गए, देश दुनिया देखा, उत्तर प्रदेश देखा। मैंने ये बीमारी तो कभी नहीं देखी थी जब मैं पढ़ता था। मैंने फर्रुखाबाद में जब मैं पढ़ता था 8वें, 10वें, 12वें में, मैंने कभी नहीं देखा कोई सूडानी घूम रहा हो, कोई तुर्की का आदमी हो, कोई इंडोनेशिया का हो। ये क्या तमाशा बना दिया? चारागाह बना दिया क्या हिंदुस्तान को? ये सवाल तो उठेगा।
और उठना भी चाहिए। और इसके लिए अगर ये लोग ये कहें कि अमिताभ अग्निहोत्री हिंदू मुस्लिम करने आ गए तो वो भी ठीक है। मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं, मसला हिंदुस्तान तो जिए। अरे हिंदू मुस्लिम तो तब रहेंगे जब हिंदुस्तान रहेगा, और इस भय से चुप नहीं रह सकते ना कि ठप्पा लग जाएगा। वो मेरे ठप्पों की परवाह कभी नहीं की। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। जो आंख से देखता हूं उतनी बात बोलता हूं। इसलिए मैं बहुत व्यथा के साथ, बहुत आक्रोश के साथ, बहुत क्षुब्धता के साथ आज आया हूं। आई एम शॉक्ड। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, शर्मनाक। उसको सबसे पहले शासन के पास जाना चाहिए था कि साहब मेरी निगाह में ऐसे लोग आए हैं, इनका इलाज करिए, क्वारंटाइन करिए और इनको जेल भेजिए, जो करना है करिए, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दूं। एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी, एक कानून मानने वाले हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी, एक संविधान मानने वाले नागरिक सिटीजन की जिम्मेदारी, एक वतन से प्यार करने वाले सिटीजन की जिम्मेदारी। मौलाना एजाज साहब, क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कोई वाकया हो सकता है? पूरी दुनिया में हाय हाय मची हो, हिंदुस्तान कराह रहा हो, मौत का आंकड़ा हम रोज बढ़ता देख रहे हो, आदमी चिड़िया की तरह से पिंजरे में बंद होकर रह गया हो, मुल्क भर में भूखे को रोटी की समस्या पैदा हो गई हो, तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर इन जमातियों को छुपा कर रखता है। ये वतन परस्ती है क्या मौलाना साहब? बहुत गलत बात है, बिल्कुल बहुत गलत बात है। ये वतन से गद्दारी है, वतन परस्ती नहीं है, ये मुल्क से गद्दारी है। जैसा आपने शुरू में बात कही कि अगर कोई बेपढ़ा लिखा आदमी, उसके लिए हम कह सकते हैं कि उसकी समझ नहीं है, अकल नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पढ़ा लिखा आदमी। मैं आपके चैनल के जरिए से, आपके जरिए से एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रही है, उसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान को एक वायरस से और लड़ना चाहिए जो नफरत फैला रहा है, गद्दारी फैला रहा है। वो जमात का वायरस है, उससे भी हमको लड़ना चाहिए, उस वायरस को भी हमको खत्म करना चाहिए, डिफ्यूज करना चाहिए। जी, ये भी बहुत बड़ा वायरस ही है अग्निहोत्री साहब, ये भी वायरस है। इस वायरस को भी किल करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए है, जिसने पूरे मुल्क के अंदर तबाही पैदा कर दी है, मुल्क के अंदर बीमारी पैदा कर दी है। अभी देखिए हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, बचा ले हमारे हिंदुस्तानियों को, किस तेजी के साथ बीमारी फैल रही है। मौलाना साहब, दो बातें हैं। जी जी, अल्लाह को लेके हर आदमी का एक अपना अपना जाति तजर्बा होता है। अल्लाह को लेके मेरा जाति तजुर्बा ये कहता हो सकता वो मेरी दोस्त ताहिरा हसन से अलग हो, हरीश जी से अलग हो, आपसे अलग हो। मेरा तजुर्बा ये है कि अल्लाह ये कहता है कि अगर आप मूर्ख हैं तो अपनी मूर्खता की सजा खुद भोगिए, हम नहीं भोगेंगे। हाँ। अगर आप मूर्ख हैं, जाहिल हैं, कमजर्फ हैं, तो अपनी बेहूदगियों की सजा भोगिए, फिर हमारे पास आइए। अल्लाह पाप का बोझ उठाए कंधे को अपने यहां नहीं दाखिल होने देता। पाप का हिसाब करके नीचे आइए तो ऊपर आइए, वहां फिर ये देखा जाएगा हूर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, वो तो बात की बात है, लेकिन ऊपर ही टिकट तब काटता है। हूर का तो प्रश्नवाद का है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। कुरान शरीफ के अंदर है, जानकारी नहीं उसमें ज्यादा, कुरान शरीफ के अंदर है जी। हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जो आपने मूर्ख की बात कही है, हमारे यहाँ कुरान में है फसलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, किसी चीज से तुमको वाकफियत नहीं है, हर आदमी हर फील्ड का आलिम नहीं होता, तो तुम जानकार से पूछो, अहले जिक्र से पूछो। अगर हमको कोई चीज नहीं मालूम है तो हम पूछें, पूछने के लिए बड़े छोटे अमीर गरीब की शर्त जी। जो आदमी जिसका एक बच्चे से भी इल्म हासिल होता है। मौलाना साहब एक छोटी सी बात और फिर मैं ताहिरा जी से के भी पास आदमी जाऊंगा। सीखता है। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आप उस फील्ड के जानकार हैं इस्लाम के, मुझे बताइए इनका मंसूबा क्या लगता है?
जो गुफाओं में छुपे बैठे हैं, गांव गांव खेड़े खेड़े, इंडोनेशिया, तुर्की, सूडान, और उसमें अपने भारत के भी लोग हैं, वो अकेले सूडानी नहीं घुसे हैं। 10 सूडानी तो 5 हिंदुस्तानी, ऐसा कंपोजिशन है सब जगह जहां जहां पकड़ा धकड़ी हो रही है ना। टेलीफोन बंद, छुपे हैं, काले कपड़े पहन रहे हैं, मुंह ढक के चल रहे हैं, कोई बोरा ओढ़ रहा है, कोई घास के नीचे लेटा है, कोई जंगल में घुस जा रहा है। ये सब ड्रामा जो चल रहा है, एक सेकंड, इसके पीछे मंशा क्या लगती है भाई? क्यों कर रहे हैं ऐसा? बीमारी है तो आदमी अस्पताल जाएगा, ये छुपा छुपी क्यों खेल रहा है? मैं आपको बताऊं, ये एक आइडियोलॉजी है जो वहाबी आइडियोलॉजी है। वहाबी आइडियोलॉजी है, और वहाबी आइडियोलॉजी की मोबाइल यूनिट जो हैं कि ये जमात के शक्ल में है। वो वहाबी आइडियोलॉजी जो है बहुत गलत और बहुत ख़राब आइडियोलॉजी है, जो दुनिया में मुसलमानों के दरमियान, तमाम इंसानों के दरमियान नफरत पैदा करती है। ठीक है भैया, जो भेदभाव पैदा करती है। ठीक है एजाज साहब, मैं ताहिरा जी के पास चलूंगा। काफिर हैं, बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं ताहिरा जी के पास चलूंगा, उस एक बात कह के, किसी की आइडियोलॉजी हो, कोई संप्रदाय हो, ये तो मैं जानता नहीं, इतना तो पढ़ा लिखा नहीं, तो ऐसी हर आइडियोलॉजी के लिए उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री के पास एक अद्भुत मॉडल है, ये जान लीजिए। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, भूल जाइए दोस्त। सारा क्वारंटाइन, आइसोलेशन 1 मिनट में पूरा, 1 मिनट में हो रहा है। अब तक 360 लोग विदेशी जो सूडानी आए थे यहां न्योता खाने, और तुर्की और इंडोनेशियाई, वो जेल में चक्की पीस रहे हैं, चक्की। और जो जेल में पक्के होते हैं ना, वो पीछे से आके उनके दो मारते हैं, तो कोई वहां बहावी संप्रदाय बचाने नहीं आता। काम नफरत का कर रहे हैं ना, वहां कोई बहावी साहबी नहीं होता जेल में। सुबह उठ के पखाना साफ करो, झाड़ू लगाओ, वहां का मरकज दूसरा है। और योगी जी का मॉडल ही बहुत अद्भुत है और आजमाया हुआ है, ये कभी फेल नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। वैक्सीन मिले ना मिले कोरोना की, काम कर रही है, लेकिन योगी मॉडल फेल नहीं होता, ये जान लीजिए। तारीफ की जाए उतनी कम है। 10,000 रुपया इनाम है, यूपी गवर्नमेंट। एक जमाती पकड़ के लाओ, 10,000 रुपया नगद ले जाओ। मॉडल काम कर रहा है। 360 लोग अब तक बहुत अच्छा काम कर रही है, जेल जा चुके हैं। ताहिरा जी, कभी ऐसा सोचा था कि बीमार को पकड़ने के लिए, मेरा बड़ा मासूम सवाल है, बीमार को पकड़ने के लिए पुलिस को इनाम रखना पड़े? हे भगवान, कैसे दिन आ गए इस मुल्क के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमिताभ जी। बहुत गुंडों को पकड़ने के लिए इनाम होता था, बदमाशों को, डकैतों को पकड़ने के लिए इनाम सुना, बीमार को बताइए। पीछे पीछे पुलिस और आगे आगे बीमार भाग रहा, कहीं गुफा में छुप रहा, कहीं मस्जिद में छुप रहा, कहीं मास्टर के यहां छुप रहा, कहीं प्रोफेसर के यहां छुप रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत तकलीफ दे, और तकलीफ से ज्यादा मैं कहूंगी गुस्सा आ रहा है कि जिस तरह का ये पैंडेमिक है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। अमेरिका जैसा सुपर जो मुल्क कहा जाता था कि उसके पास मेडिकली भी और साइंटिफिकली भी बहुत आगे है, वो मुल्क जो है वो आज घुटनों पे है। और आप सोचिए, हमारे देश में इतना डेंसली पॉपुलेटेड हमारा मुल्क है, और वहां पर अगर इस तरह से लोग छुप जाएंगे आके जमाती, और इससे जाहिर दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे, खुद तो जाएंगे दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे। और मेरे समझ में नहीं आता कि किस इस्लाम को, मौलाना साहब भी बैठे हैं, वकील कहते हैं किस इस्लाम को ये प्रोपिगेट कर रहे हैं, जबकि ये जो काबा है वो बंद कर दिया गया। ताहिरा जी, लोग ये कौन सी जमात। ताहिरा जी, एक सवाल जहन में आता है, ठीक है ताहिरा जी, एक सवाल जहन में आता है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में जब इंसर्जेंसी बढ़ी इंदिरा जी के रिजीम में, तो हम लोगों ने एक आत्मघाती दस्ता शब्द सुना पहली बार, कि भाई हम तो मरने के लिए तैयार हैं लेकिन 10-20 को ले डूबेंगे। ऐसे कुछ आतंकी ISI ट्रेंड करके यहां भेजता था कश्मीर में। क्या ये उसी तरह की मानसिकता के लोग हैं कि भाई ठीक है, हम 1000-2000 लोग कुर्बान होने के लिए आ गए हैं और थूको चाटो कार्यक्रम चलाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे कुछ हो जाए? क्या वैसी सोच तो नहीं है? क्योंकि वो बड़ा खतरनाक रास्ता है। फिर योगी जी को मुझे कहीं निवेदन करना पड़ेगा कि मॉडल को और सख्त करिए,
मॉडल सब करना चाहिए, क्योंकि जहां भी हो चिन्हित करके इनको हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि ये जो और लोगों को, ये जो भी तबलीग करते हैं, जो भी करते हैं, व्हाटएवर है, इसमें जो लोगों के साथ ही उनको बेवकूफ बनाते हैं, उनको जाहिल और बनाते हैं, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। कम से कम हमारे देश में तो लगे। जब मक्का बंद है और काबा शरीफ में आप हज नहीं कर सकते, उम्रा नहीं कर सकते, एक वहां पे बंदा नहीं है इस वक्त, उस वक्त ये कहां से कौन सी ये जमात इकट्ठा करके वहां क्या समझाने लगे। और जमात का हेड आज भी गायब है। जमात का हेड जो है वो आज भी गायब है, जो लोगों को बता रहा था कुछ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, ये वो गायब है। तो इस तरह के तमाम जाहिल जो है, मौलाना हो, इनके हेड हो, और ये तमाम जो है, और वो जो प्रोफेसर साहब है, उनको आप पढ़ा लिखा जाहिल कहिए जी। उनको आप जाहिल से खारिज न करिए, वो पढ़े लिखे जाहिल है। पढ़ा लिखा जाहिल ज्यादा खतरनाक होता है ताहिरा जी। बहुत बहुत अनपढ़ जाहिल से ज्यादा खतरनाक पढ़ा लिखा जाहिल। बिल्कुल, कि जो ना तो वो इस्लाम को समझ रहे हैं और न मतलब हमने इंसानियत को समझ रहे हैं, तारीख ने इंसानियत को भी नहीं समझ रहे हैं, जो हदीसों में सोचे। मैं हरीश जी के पास चलूं। बुखारी सबसे ऑथेंटिक किताब है मुसलमानों की। जी ताहिरा जी, मैं हरीश जी के पास चलूं। उससे पहले ताहिरा जी ने जो एक बात कही कि पढ़े लिखे जाहिल हैं, उस पर मैंने कहा कि पढ़े लिखे जाहिल ज्यादा खतरनाक होते हैं। उस पर एक चेहरा मुझे याद आ गया, वो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। ओसामा बिन लादेन न जाहिल था, न अनपढ़ था, न अंगूठा टेक था, न कोई मौलाना उसको बहला सकता था। उससे खतरनाक आदमी हमारी और ताहिरा हसन और मौलाना एजाज और हरीश जी के जीवन में तो नहीं हुआ। बहुत पढ़ा लिखा था, इसलिए मैंने कहा पढ़ा लिखा जाहिल हो जाए पूरी कायनात के लिए खतरा हो जाता है। अनपढ़ नुकसान करेगा तो एक छोटे दायरे में करेगा, पढ़ा लिखा नुकसान करने पर आ जाए, शैतान हो जाए, तो अल्लाह मालिक है, नोबडी नोज कितना नुकसान कर जाएगा। ओसामा बिन लादेन उदाहरण है, उदाहरण। ये प्रोफेसर साहब भी तो जमात से आने के बाद उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया। वो खतौली के किसी मस्जिद का वो इमाम नहीं था, अनपढ़ लादेन। मैं तुलना नहीं करना चाहता था, लेकिन उदाहरण तो है, दुनिया की नजरों ने देखा है। हरीश जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा सरकार के पक्ष के प्रवक्ता के नाते, फिर दूसरी बात सामाजिक जीवन से करेंगे। काबा बंद, मक्का बंद, गोल्डन टेम्पल बंद, काशी विश्वनाथ बंद, बांके बिहारी बंद, वैष्णो देवी बंद, सालासर बंद, श्रीनाथ जी का मंदिर बंद, तिरुपति बालाजी बंद, सब बंद। ये मस्जिदें कैसे खुली जिसमें लोग छुपे हुए हैं? इनमें ताले क्यों नहीं डाले कलेक्टर और कप्तानों ने? अगर बालाजी बंद हो सकता है, तिरुपति, वैष्णो देवी, बांके बिहारी, मक्का मदीना, गोल्डन टेम्पल, वेटिकन सिटी, तो ये मस्जिदें कैसे खुली हुई है जिनमें ये निकल रहे हैं 20-20, 30-30? हरीश जी, इनमें ताले क्यों नहीं डाले? ताले का पैसा नहीं तो हमसे ले जाइए, लेकिन कलेक्टर कप्तान की जिम्मेदारी लगाइए। कल सुबह सारी मस्जिदें सील करिए और लाख लगाइए उनमें और चाबी रखवाइए कलेक्टर के पास। हरीश जी, एक मिनट दोबारा आऊंगा बस। मोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं, आईजी रेंज कानपुर, जिन्होंने इनाम रखा कि एक जमाती पकड़ो 10,000 रुपया पाओ। मोहित जी बताइए। जी मोहित जी, ये मैं पहली बार अपने जीवन में देख रहा, बीमार भाग रहा है और उसको पकड़ने में हमको ऊर्जा लगानी पड़ रही, एक। और दूसरा एक बड़ा सवाल जो अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कर रहा था, अब आप मिल गए हैं तो आपसे भी पूछ ही लूं। काबा बंद, मक्का बंद, गोल्डन टेम्पल बंद, वैष्णो देवी बंद, बांके बिहारी बंद, श्रीनाथ जी का मंदिर बंद, सब बंद, वेटिकन सिटी बंद। ये मस्जिदें कैसे खुली हुई है जहां ये लोग छुपे हुए हैं? इन सारी मस्जिदों में ताला डाल के चाबी कलेक्टर के पास क्यों नहीं जमा हुई उत्तर प्रदेश भर में? मैंने बिल्कुल, कानपुर नगर में पिछले 3 दिनों में काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं जी।
और इसमें से अधिकांश केस जो हैं जमातियों से जुड़े हुए हैं जो निजामुद्दीन मरकज में सम्मिलित थे जी। और इस बात की काफी संभावना है कि कुछ जमाती अभी भी छिपे हुए हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, जो अपने लिए खतरा है, अपने परिवार के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। इसीलिए कानपुर नगर में प्रत्येक ऐसे जमाती जो निजामुद्दीन में सम्मिलित हुआ था उसके बारे में जनता को सूचना देगी, उस पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया है। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, उनकी लगातार हम लोग निगरानी कर रहे हैं कि वहां पर जो अधिकतम 2 या 3 लोग वहां रहते हैं, उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति वहां पर नमाज ना पढ़े या वहां पर पूजा अर्चना ना करे। इसकी लगातार निगरानी की जा रही है और यदि कहीं पर इसका उल्लंघन हो रहा है तो उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई भी कर रहे हैं। जी मोदी, इनाम रखने के बाद कुछ परिणाम सकारात्मक दिख रहे हैं जब से आपने इनाम घोषित किया है? मैंने बिल्कुल बहुत सारी इंफॉर्मेशन आना आरंभ हुई है जी। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी इस प्रकार की सूचना देगा उसका गोपनीय रखा जाएगा, नाम उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाएगी। और पिछले 2-3 दिनों में हमें काफी इसमें जो है सफलता मिल रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप लोग तो इंटेलिजेंस शेयर करते होंगे अक्रॉस द स्टेट, सेंटर से भी आपके पास इनपुट आते होंगे इंटेलिजेंस के, अभी कितने, एक रफ आइडिया कुछ है कि आप लोगों के पास कि इतनी बड़ी, इतनी संख्या अभी प्रदेश में होगी जो छुपी हुई है जमातियों की? ऐसा कुछ कहीं कोई क्वांटम बता सकते हैं? देखिए, इसको अभी हम लोग बहुत निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि कितनी ये संख्या है, क्योंकि जो आखिरी में वहां पर जो नमाजी मिले थे निजामुद्दीन में, उनकी संख्या लगभग 2,500-3 हजार के आसपास थी। इससे पहले कितने वहां सम्मिलित हुए, कितने वहां से निकल गए और किस क्षेत्र में निकल गए, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं हो पाई है। हम लोग तमाम तरीकों से जो है अपने अलायु तंत्र से, जनता के माध्यम से, सर्वेलेंस के माध्यम से इसकी जानकारियां जुटा रहे हैं। काफी लोग इसमें हम लोगों ने पकड़े भी हैं और लगातार इस पर कार्रवाई जारी है। अच्छा मोहित जी, जो लोग पनाह दे रहे हैं, जिनके यहाँ ये लोग मिल रहे हैं या जिनकी सरपरस्ती में मिल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी एनएसए लग रहा है? क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा दोषी वो हैं जो पनाह दे रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जब ये काम करेगा तो हम किसी को क्या रोकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग इनको शरण दिए हैं, जिनको इनको खाना खिलाए हैं, अपने घरों में रुकवाए हैं, उन सबको के विरुद्ध भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और इन सब लोगों पर भी एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। हरीश जी, जम्मू कश्मीर में जब आतंकियों को स्थानीय स्तर पर पनाह मिलती थी तो उसके पीछे एक कारण ये होता था, ये भी एक कारण होता था कि कई बार भय भी उसका कारण होता था कि भाई या तो पनाह दो या मरो। तो जान कौन दे? पनाह दे दी। लेकिन यहां तो जान का मसला नहीं, यहां तो मोहब्बत में बिरयानी बन रही है। बोले आओ गुरु, तुम भी खाओ, सूडानी को भी बुलाओ, तुर्की को भी बुलाओ, इंडोनेशियाई को भी बुलाओ और बिरयानी की दावत करो और उसके बाद थूको चौराहे पे जाके। हरीश जी। अमिताभ जी, देखिए इसके पीछे एक बहुत गंदी सोच है जो मैं तो अभिनंदन करूंगा ताहिरा जी का और एजाज साहब का। देखिए ये सोच के लोग, अगर ये सोच आगे न बढ़ती, लेकिन जब हामिद अंसारी जैसे लोग आगे आते और इस तरह के कृत्यों की निंदा करते और अपील करते कि भाई जो लोग भी मरकज में शामिल हुए या जो लोग भी उनसे जुड़े, जो भी उनसे मिले, वो सामने आवे, अपना टेस्ट करावें और अपना इलाज करावें। ये आमिर खान टाइप लोग, नसीरुद्दीन शाह टाइप लोग ये आगे आते और ये कहते कि साहब आप लोग तुरंत जो है ये कोरोना का कहर पूरी दुनिया में बरपा हुआ है, ईरान और सीरिया, सऊदीया, ये जो इस्लामिक मुल्क हैं ये भी सब इससे तबाह हो रहे हैं। आप लोग अपने परिवार की, अपने समाज की तबाही बचाने के लिए सरकार को सूचना दीजिए, जांच कराइए। नदवा से, देवबंद से, बरेलवियों, इनका जब अपील आती तो शायद इन लोगों की सोच पे फर्क पड़ता। लेकिन आप ये देखिए कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि 2-4 कुछ बहुत जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं, जैसे ताहिरा जी हैं, एजाज साहब हैं, अपने मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं और केंद्रीय मंत्री और केरल के गवर्नर,
इन लोगों ने तो इस पे बहुत बेलाग बात कही और लोगों को इस पे उन्होंने ये अपील भी की और लोगों से कहा भी कि भाई ये कोरोना का कहर है, किसी जात पात पंथ को नहीं देखता, आप सब लोग जहां भी हैं आप उसको इलाज कराइए, डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन आपने देखा बिजनौर की घटना देखी, मुरादाबाद की घटना देखी, इंदौर की घटना देखी, सहारनपुर की घटना देखी, मेरठ की घटना देखी, इलाहाबाद की घटना आप देख रहे हैं। तो कारण ये है कि जो बुद्धिजीवी समाज है मुस्लिम समाज का, वो आगे नहीं आया, वो इसकी निंदा नहीं किया, वो इनसे अपील नहीं किया, और जो सोच इनके दिमाग में भरी जा रही है, ये मरकज, ये तबलीग 3 महीने से चल रही थी, वहां 3-4 महीने से लगातार चल रही थी, तो जो घुट्टी इनको पिलाई जा रही थी उसी का नतीजा है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गोवा तक ये सब फैल गए। इंडोनेशिया के हों, चीन के हों, जापान के हों, कहां से आकर के पूरे देश में कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा कि जहां जाकर के इन्होंने कोरोना के कहर को न बरपाया हो, और कोई ऐसी स्टेट नहीं जहां 60 से 90% तक ये कोरोना जो कोरोना के संक्रमित है वो तबलीगी जमात से और इससे न जुड़े रहे, मरकज से न जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो सोच है, इस सोच को कंडम करना होगा, और वो तभी प्रभावी ढंग से हो सकती है जब मुस्लिम समाज का जो अगुवा है, जिनकी लोगों की बातों का असर इनके ऊपर पड़ना है, क्योंकि ये तो किसी कानून को मानते नहीं। अगर कानून को मान रहे होते तो लगातार या किसी की बात का असर नहीं है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो मौजूद है। मुझे लगता है मौलाना एजाज अतहर से मैं इस बात को जरूर पूछूंगा। मौलाना साहब, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, रिलीजियस लीडरशिप जो है मुस्लिमों की, उसमें जो अथॉरिटीज हैं, जो बड़े नामी चेहरे हैं, जिनका थोड़ा इकबाल बुलंद है देश में, दुनिया में, उन लोगों ने शायद उतनी सख्ती से मजम्मत नहीं की, उतना दो टूक नहीं कोई फतवा जारी किया, कोई राय जाहिर की, जैसा किया जाना चाहिए था, ये जैसे देश उम्मीद कर रहा था। अगर किसी ने कुछ बोला भी, सलमान खान को छोड़ दीजिए, वो रिलीजियस लीडर नहीं, सिनेमा वाले आदमी है, लेकिन फिर भी जिदारी से बोले, दिल खुश कर दिया, उनको छोड़ दीजिए। अदरवाइज किसी ने, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंद भी हो, चाहे कोई हो, उन्होंने बोला भी तो गोल गोल बोला, कड़वा भी ठीक और मीठा भी ठीक और तीता भी ठीक और सब ठीक, जलेबी से बना के छोड़ दी। बोले अल्लाह तेरा भला करे, ऐसा भी कर ले और वैसा भी कर ले, सवाब मिलेगा, और जा बेटे तेरा अल्लाह भला करे टाइप की विज्ञप्ति जारी कर दी, और हमको व्हाट्सएप कर दी कि अग्निहोत्री जी इसको चलवा देना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% आप सही कह रहे हैं। इसलिए कि जो हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप है, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदरसे हैं, नामी गिरामी मदरसे हैं, आप बताइए किस मदरसे से इसके खिलाफ फतवा आया है? किस मदरसे से इसके लिए कहा गया है कि साहब आप लोग जो हैं वो निकल करके सामने आइए? किन बड़ी बड़ी मस्जिदों के इमामों ने इसकी अपील की है? ये सब के सब खामोश बैठे में हैं। करेज होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए है। यही तो हमारा कहना है कि जहां पर सियासी कोई पॉलिटिकल मामला आ जाता है तो रोजाना कैमरे के सामने मीडिया के पास आ जाते हैं, टीवी पर उनके चेहरे नजर आने लगते हैं। लेकिन जहां के ऊपर हक को हक कहने की बात है, गलत को गलत कहने की बात है, सब खामोश बैठे हुए हैं। इमामों के फतवे आने लगते हैं, मस्जिदों से ऐलान होते हैं बड़े बड़े मामलात के ऊपर। बड़े बड़े मदरसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, नामी गिरामी हैं, क्या उनका यह फर्ज नहीं बनता था? क्या उनकी यह अपील नहीं आना चाहिए थी? बेशक उनकी अपील आना चाहिए थी। उन बड़े बड़े इमामों को, जिनके पीछे हजारों लोग खड़े होकर नमाजें पढ़ते हैं ईद में और बकरीद में और जुमे में, क्या उनका यह फर्ज नहीं बनता था? हम तो ये मानते हैं कि देखिए, वो जो कत्ल करता है वो तो मुजरिम है ही है, जो खामोश बैठा हुआ देख रहा है वो भी उसमें शामिल होता है। जी, ठीक तो बात है। से कि जो लोग छुपे में हो फैला रहे हैं, वो तो नहीं है मुजरिम। आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं एक भारत के लोक जीवन की एक छोटी सी बात कह के ताहिरा जी के पास जाऊंगा। एक आदमी को सजाए मौत मिली, ताहिरा जी, फांसी का हुक्म हुआ, तख्ते पर लटका दिया, फंदा डाल दिया। जेलर ने पूछा नियम के अनुसार कि भाई तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? उसने कहा हाँ, मेरी माँ को बुला दो।
लोगों ने समझा सहज रूप में, भाई ठीक है माँ से बात करेगा, जब जाने का टाइम है तो पर कुछ तो करेगा ही। माँ आई, माँ भी बड़ा भावुक हो गई कि चलो अंतिम समय मुझे याद किया मेरी संतान ने। बोली अम्मा कान लाओ पास मुंह के, तो लोगों ने समझा भाई कुछ कॉन्फिडेंशियल बात कहेगा दिल की। उसने कान अम्मा का अपने मुंह में काट लिया, पूरा अलग कर दिया उनके शरीर से। अब अम्मा गिर पड़ी। जेलर ने कहा फांसी रोको, पहले इसको उतारो भाई, ये तो बहुत ही बड़ा कमीना है, ऐसे मौके पर भी ऐसा काम कर रहा है। पूछा भाई मैंने बड़े बड़े लोगों को फांसी दी और जिनको फांसी दी वो सब ऐसे ही लोग थे बवाली, लेकिन तुम उनमें सब में सुपरलेटिव डिग्री के हो, लेकिन ये बताओ अम्मा का कान क्यों काटा? उसने कहा अम्मा का कान इसलिए काटा क्योंकि जिस दिन मैंने पहले दिन चोरी की थी, अगर अम्मा ने मुझे रोका होता तो मैं फांसी के फंदे पर नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी मौलानाओं की है, कौम का सवाल है, जिम्मेदारी उनकी। ताहिरा जी मैं रोकूंगा, मेरे साथ मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद हैं, एक जरा उनकी एक राय जरूर ले लूं। मोहसिन भाई नमस्कार। नमस्कार मोहसिन जी, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब ऐसा पुण्य काम करते पकड़े गए। अभी तक मैं सुनता था कि जो अनपढ़ लोग हैं उन्होंने दुनिया नहीं देखी, गलती से टिका लिया मस्जिद में, मौलाना लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इमाम लोग। ये तो देश दुनिया जानते हैं प्रोफेसर हैं, ये 30 छुपा लिए, 16 विदेशी उसमें, युगांडा और इंडोनेशिया और तुर्की और सूडान, कहाँ कहाँ का आदमी। मतलब उत्तर प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं सब लोग मिलकर? देखिए, बहुत बार सभी लोगों ने इस प्रश्न को उठाया है और मुझे लगता है कि देश के कोने कोने में, चाहे नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, हर तरह से समझाया जा चुका है। देखिए, एक चीज साफ है, अभी जैसी बात आपने कान काटने वाला बताया, उसका एक दूसरा उदाहरण यह है कि अगर कोई सो रहा है उसको जगाया जा सकता है कि भाई आग लग गई है, बाहर निकल आओ, ठीक बात है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर सोया, बन के सोया है, तो उसको आप कैसे जगाइएगा? वो तो जलना ही चाहता है। अच्छा ठीक है भाई, अगर आप जलकर मरना चाहते हैं तो अपने परिवार, आस पड़ोस के लोगों के लिए ही कम से कम आप कहीं एकांत में चले जाइए, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते। और फिर जब उसके ऊपर कोई कहता है, कोई भी व्यक्ति कहता है, इवन मोहसिन रजा भी कहते हैं, तो हमको फिर वो अपने जातिगत चश्मे से देखने लगेंगे, क्योंकि मोहसिन रजा एक अलग मुसलमानों में दूसरी जाति से आते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। अगर अमिताभ जी कह रहे हैं तो वो दूसरे समुदाय से आते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा इस भावना से कहा होगा। तो वहां वो भावना तलाशने लगते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कौन समझा पाएगा? ये बने हुए सोने के लिए, ये बनकर सो गए लोग हैं, इन्हें कोई नहीं जगा सकता। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ कानून का डंडा, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। अमिताभ भाई, इनको कोई नहीं समझा सकता। इनको समझाने के लिए वो हम कुछ भी कर लें, ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जो चश्मा लगाया है वो ये उतारने को तैयार नहीं। नहीं, तो इलाज क्या है भाई? पूरे उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों की जिंदगी, और बड़े फलक पर देखे मोहसिन जी तो पूरे देश के 130 करोड़ लोगों की जिंदगी तो कुछ सिरफिरों के हवाले नहीं कर सकते ना हम। मैंने कहा ना, मैं जो बात कही आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि इन पर सिर्फ और सिर्फ कानूनी तरीके से जो भी कार्रवाई बनती है तत्काल की जाए, और जो भी इनके समर्थन में खड़ा हो उसके साथ भी वही किया जाए। अगर आपको सुसाइड करना है तो आप ना करिए, ये हमारी कानूनी सलाह है, लेकिन अगर करना है तो कहीं जाकर ऐसी जगह करिए जहां न किसी को आपकी लाश उठाना पड़े और ना ही किसी पर उसकी चीटें पड़े। जाइए। एक सबसे बड़ी चिंता की बात यह है मंत्री जी कि हमारे बीच के लोग हैं जिनको हम लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में स्लीपर सेल बोलते हैं, ये स्लीपर सेल यहां भी हैं। ये इंडोनेशिया का आदमी अगर खतौली में छुपा मिल रहा है तो वो अपने छुपाने वाला साथ तो लाया नहीं खतौली से झोले में रख के, वो तो हमारे ही लोग को है ना बीच के। खतौली हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे जानसठ हो। देखिए अमिताभ जी, ये सब इंटरनेशनल माफिया हैं, मुसलमानों के ठेकेदार हैं। ये एक जमात है जो तमाम मुसलमानों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर हुकूमत करना चाहती है। ये वो जमात के लोग हैं जो इनोसेंट, बिल्कुल अनपढ़ लोगों को अपने साथ ले जाकर, ये पढ़े लिखे लोग जिनको आपने बताया
ये क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? आखिर कौन सा दीन बताना चाहते हैं? क्या कोई मोहम्मद साहब से कमी रह गई थी क्या बताने में, जो ये आज बताएंगे 1400 साल के बाद? हमें बता देना भाई, हम भी जानना चाहते हैं। लेकिन मोहम्मद साहब ने हमसे ये कहीं नहीं कहा कि जाओ मस्जिद में जाकर मर जाना, मस्जिद में जाकर तुम फट जाना, ये नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कोई भूखा है उसे खाना खिला देना, उन्होंने कहा कोई प्यासा है उसे पानी पिला देना, कोई रो रहा है उसे हंसा देना, ये बताया उन्होंने। ये नहीं बताया कहीं जो ये करते घूम रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कौन सा दीन बताना चाहते हैं भाई। मोहसिन रजा, हम इस बात से मुतमईन रहे कि जिन भी लोगों ने इनको पनाह दी और जो भी ये जमाती हैं, उत्पाती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कानून के दायरे के भीतर जो भी सख्त से सख्त सजा होगी वो इनके लिए मुकर्रर करेगी। बिल्कुल करेगी अमिताभ जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं कि देश हित में, जनहित में जरूरी है ऐसी जमात को चिन्हित करके, ऐसी जमात से जुड़े लोगों को चिन्हित करके, उनकी जांच करके उनको भी बैन किया जाए देश में, और उनके खिलाफ जो भी देशद्रोह का मुकदमा चलाना हो चलाया जाए, क्योंकि ये जो गतिविधि है ये देश में किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक है भाई। मोहसिन रजा, आपको पता है और उसके बाद आप छुप रहे हैं। जी मोहसिन रजा, तब एक काम ये क्यों नहीं हो सकता कि चूंकि देश में अभी जितनी व्यवस्था है उसका मूल कारण यही एक जमात है, मरकज। कुछ समय के लिए जमात पर ही, मरकज पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए, तबलीगी जमात पर। नहीं, कुछ समय के लिए नहीं अमिताभ जी, कुछ समय के लिए नहीं, आजीवन लगाया जाए। क्यों भाई? सिमी के ऊपर लगाया गया प्रतिबंध, तो सिमी के ऊपर लगाया गया था ना। हम वो गलती नहीं करेंगे ना, हमारी सरकार और देश के हित में और देश के लोगों के हित में वो गलती नहीं करेगी। हम संस्था को तो बैन करेंगे, उससे जुड़े हुए उन विचारधारा के लोगों को चिन्हित करके बिहाइंड द बार करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम खाली वो काम नहीं करेंगे कि फिर छोड़ दें और वो वायरस घूमता रहे दूसरों के जाकर दूसरों को डैमेज करे। ये वही तो हुआ ना। सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं सब, और कोई बोलना नहीं चाहता। तो हम उम्मीद करें कि तबलीगी जमात को बैन करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी शासन के स्तर पर। नहीं, बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि अभी केंद्र सरकार से हमने मांग की थी। हम फिर आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करेंगे केंद्र सरकार का कि उन्होंने ईडी के जरिए इनकी जो फंडिंग है उसके ऊपर जांच शुरू करा दी है, इसमें FIR भी हो गई है, और आगे भी जैसे जैसे बढ़ेगी जांच, और जो लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया इस जमात से जुड़े हुए लोगों के नाम बड़े गंभीर, आप सोचिए बड़े खतरनाक लोगों के नाम हैं इस जमात से जुड़े हुए, और वो लोग जब इससे निकले हैं तो आप समझ लीजिए कि कौन सी विचारधारा वहां पर बनाई जा रही है, कौन सी विचारधारा के लोग हैं, कैसे लोगों को तैयार किया जा रहा है। जी भाई आप देखिए, इनसे पूछिए कि हाफिज सईद आतंकी है कि नहीं है, कहेंगे नहीं साहब वो मौलाना है। हाफिज सईद एक आतंकी है कि नहीं है इंटरनेशनल, उसको मौलाना कहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्या? नहीं, हाफिज सईद को मौलाना मानने वाला कोई संगठन हिंदुस्तान में खुलेआम कैसे काम कर सकता है? उसको बंद होना चाहिए। ये जमात, भाई ओसामा कौन था? ओसामा बिन लादेन भी तो तबलीगी जमात से ही निकला हुआ था। तबलीगी जमात से निकली हुई कितनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। फिर इसका भाई पहली चीज तो अभी उस दिन मैं देख रहा था एक मामले में, हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजा, तो पता कर रहे थे, हमारी प्रशासन के लोगों ने पता किया कौन कौन लोग जमात में थे, भाई उनको पूछा जाए, उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनकी सेहत अच्छी की जाए, उनका इलाज कराया जाए। फोन किया, उससे पूछा गया कहाँ हो? हम तो साहब दिल्ली में हैं। कहाँ के लिए दिल्ली गए थे? जमात में आए थे। अच्छा, क्या करते हो जमात में? कुछ नहीं साहब, जमात में आए थे, बताया जाता है, वही सुनने आए थे। क्या बताया जाता है? क्या तुम कितना पढ़े हो? उसने कहा 5वीं जमात तक हम पढ़े हैं। अब ये इस्लाम, कौन से इस्लाम का प्रचार करने गया है जो 5वीं जमात तक पढ़ा है? हमें बता दें जरा कोई, क्यों ले जाया गया उसको जमात में? और ऐसे ही बड़ी तादाद में ले जाए गए हैं उत्तर प्रदेश से। वही तो भुगत रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में हम लोग वही भुगत रहे हैं। गांव बंद, खेत बंद, खलियान बंद, शहर बंद, मोटर बंद, गाड़ी बंद, रेल बंद, आदमी पिंजड़े में बंद। अच्छा, एक चीज बताइए आप, हमें एक बात आपके चैनल से मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, हमारे ही समाज के लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ठीक करिए, लेकिन आप ये बताइए कि इस वक्त हम ये नहीं कह रहे हैं जिस भी व्यक्ति को कोरोना हुआ है वो कौन है, किस तबलीग से आया है, और अगर वो आपकी किसी जमात से आता तो भी उसको कहा जाता। बिल्कुल कहा जाता। क्या राम रहीम के बारे में आपने कुछ नहीं कहा? क्या आपने आसाराम बापू के बारे में कुछ नहीं कहा?
कौन से चैनल ने नहीं कहा है? सबके लिए कहा भाई, ताल ठोक कर कहा। आज क्यों लोग चुप बैठे हैं? क्यों अपने मुंह पर टेप लगाकर बैठे हैं? ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ बात है। तो अगर इंसानियत के खिलाफ कोई बात कर रहा है, चाहे कोई हो, चाहे मेरे घर का व्यक्ति क्यों ना हो, मोहसिन रजा का भाई क्यों ना हो, हम उसका विरोध करेंगे, खुलकर करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन रजा, बहुत बहुत धन्यवाद। ताहिरा जी, हम आप बात कर रहे थे कि जो बड़े चेहरे थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लूटा। जमातियों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। जितने मौलाना चांद देखने निकलते हैं दूरबीन लेके एक साथ, उतने इस काम के लिए निकल आते तो शायद अल्लाह पाक कुछ रहम कर देता। नहीं, जिनकी बातें ये सुनते हैं, जाहिर है जमाती तो देखिए अमिताभ जी, हम लोग कहते रहेंगे हम लोग की बात नहीं सुनेंगे, फेसबुक पे भी हम लिखेंगे तो हमारे अगेंस्ट बहुत से लोग आ जाते हैं, तो जाहिर है इनकी बात सुनेंगे। अगर ये निकल के कहें, उनको समझाएं, और खासकर जैसे बताया अभी उन्होंने कि बहुत से अनपढ़ लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग, इन तमाम अनपढ़ लोगों की एक जमात को एक जगह इकट्ठा करके, मतलब कोई उनको साइंटिफिक टेम्पर उनका नहीं बेहतर करते हैं, कोई बेहतर चीज नहीं बताते हैं। भाई जो कुछ बताना है वो तो इस्लाम में बता दिया गया, कुरान मौजूद है, लोग पढ़ लेंगे। आप उनको पढ़ाइए, मदरसों को हम लोग कहते कहते थक गए कि इनको अपग्रेड कीजिए, इनको मॉडर्नाइज करिए, इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश सब पढ़ाइए, जिससे कि ये लोग सिर्फ कुरान ना पढ़े, लेकिन वो बातों को, उन्हीं के लोगों को ले जाके और उनको उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। देखिए उल्टा सीधा बताते हैं। ये पढ़े लिखे कुछ लोग उन लोगों को और भ्रमित करते हैं, और मुझे लगता है बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। अगर ये बैन नहीं होगी तो इसी तरह से एक तमाम जमात जो है वो भेड़ बकरी की तरह इनकी एक उंगली उठाई उन्होंने और इनकी उंगली के पीछे चल देगी। और सोचिए कि ये किस मकाम पे पहुंच गया अमिताभ जी, आप ये तो सोचिए कि इतनी जो कोविड-19 जिससे पूरी दुनिया हिली हुई है, ये उससे कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको अपने आप को खुद बताना चाहिए जाके आके ताहिरा जी, कि हमें क्वारंटीन। ताहिरा जी, मेरा आपका थोड़ा यहां पर वैचारिक मतभेद है। आपको लगता है ये समझ नहीं पा रहे कि कोविड-19 खतरनाक कितना है। मुझे लगता है ये हमसे आपसे ज्यादा समझ गए कि कोविड-19 खतरनाक कितना है। ये उसको बांटने का काम कर रहे हैं प्रसाद की तरह। ये जान गए, ये तो डॉक्टर त्रेहन से ज्यादा जान गए कोरोना कितना खतरनाक है भाई। ये सूडानी जो आए हैं, तुर्की, इंडोनेशियाई, ये यहां हरिभजन को आए हैं क्या? खतौली में सूडान का आदमी क्या कर रहा है? ये समझने की बात नहीं क्या? अब हम खिलाफ तो एक्शन, अभी मुझे तो लगता है कि आके यहाँ पे इतने दिन तो रुके कैसे, और सबसे बड़ी बात है अमिताभ जी। तो 366 लोग योगी मॉडल के तहत पहुंच गए जहां पहुंचना था, और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा है, छेड़छाड़ नहीं लगी, शांति भंग नहीं लगी कि थानेदार जमानत दे देगा। हाईकोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगेगी ताहिरा जी, घर बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा, कपड़ा बिक जाएगा, लोटा बाल्टी बिक जाएगी। लड़ो मुकदमा। अब की कठिन शासक से पाला पड़ा है, अब की कठिन शासक से पाला पड़ा है ना, ये तो मान लीजिए। इतने विदेशी कभी जेल गए हो ताहिरा जी? आने वाले वक्त। अच्छा एक बात आप बताओ, कभी आप इतने सालों से सामाजिक जीवन में है, बताओ कभी आपने सुना कि किसी मुल्क, किसी हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतने सैकड़ों में विदेशी जेल भेज दिए गए हो एनएसए लगा के? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। बिल्कुल सही। इसलिए मैंने कहा ये योगी मॉडल है। इसका नारा ये है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में नहीं रहोगे तो अल्लाह मालिक। ये देखिए जनता, इससे हमारी जनता को भी तो संक्रमित ये समझ लीजिए। इतना मानस तो मैं मुख्यमंत्री का जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, उत्पात स्वीकार नहीं कोई करे,
बिल्कुल इंडोनेशियाई करे, मुसलमान करे, हिंदू करे, कोई करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीश जी, जो बात मैंने मोहसिन रजा से पूछी थी वही बात आपसे भारतीय जनता पार्टी, जब उन्होंने हालांकि एज ए मिनिस्टर कहा कि नहीं हम बैन करेंगे, बड़ी बात है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि निश्चिंत रहिए बैन करेंगे इसको, तबलीगी जमात को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में भी शासन में है, दिल्ली में भी, देश में भी, देश के अधिकांश राज्यों में शासन है, क्यों नहीं एक अध्यादेश लाके, एक नोटिस, सरकारी नोटिफिकेशन गजट करके इसको बैन कर देते हैं? देखिए अमिताभ जी, अभी तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम इस कोरोना को कैसे हराएं। केंद्र सरकार की भी है, उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी ताकत, पूरा दिमाग केवल इस बात पे लगा। अरे तो बैन करने में कौन सी ताकत लगती है भाई? वो तो एक नोटिफिकेशन होता है। हरीश जी, आप तो जानते हो हमसे ज्यादा, एक नोटिफिकेशन होता है, खाते सीज हो जाते हैं, नहीं, दफ्तर में ताला लग जाता है, और क्या होता है बैन? नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमिताभ जी उसी दिशा में सारी जांच हो रही है। मैंने बहुत पहले अपने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से मैंने मांग किया था, और ईडी जांच कर रही है, और ये इस सोच को जड़ से खत्म करने की बात है। जब तक ये सोच जड़ से नहीं खत्म होगी, आप ये समझिए कि ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। ये चाइना से और तुर्की से और सूडान से और इंडोनेशिया से और जगह जगह तो दुनिया भर के मुल्कों से ये लोग यहाँ मरकज में आए, ये कोई अनपढ़ नहीं है। और एक गोवा चले गए, तमिलनाडु चले गए, कोई छोटा कस्बा शहर कैसे होगा भैया? बड़ा महानगर फार्म समझ लिया, दस्तखत कर लिया, उतनी अंग्रेजी तो हम नहीं समझ पाते। और तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, और इनकी ईडी से जांच हो रही, इनकी जो फंडिंग है इसकी जांच पूरी तरह से हो रही। सरकार पूरे तथ्यों के साथ, इनका अलकायदा से पहले से संबंध था। ये 9/11 में जो यूएस में हुआ उसमें भी इन लोगों के लोग थे। महाराज, जब तो सब जानते हो, जब सब जानते हो तो फिर देरी किस बात की? कोई मुहूर्त निकलना है? देरी नहीं, जान ही रहे हैं तो मुहूर्त निकालेंगे क्या? सारे पुख्ता तथ्यों सुबह के से साथ नहीं, बिल्कुल इन लोगों, नहीं देखिए, वैसे ही सरकार पे तरह तरह के वो आमिर खान कहते थे भय लगता है हिंदुस्तान में, अब उनको भय नहीं लग रहा है कोरोना से। चारों तरफ कोरोना फैलाया जा रहा है, अपने गुफा में घुस गए हैं। ठीक है, श्रीवास्तव साहब भी अवार्ड आपसी गैंग में थे जी, हरीश उनको वो भी गुफा में घुस गए। तो ये जो हामिद अंसारी टाइप लोग जो उपराष्ट्रपति रहे, वो एकदम गुफा में सदे बैठे हुए हैं। सर, माफी तो के साथ रोक रहा हूं, थोड़ा वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास संपादकीय की टिप्पणी के लिए जा रहा हूं। अमिताभ जी प्लीज। एक तो मैं कहूंगा, इस देश के बड़े बड़े संगठनों ने बैन को देखा है अपने जीवन काल में। मैं नाम ना उल्लेख नहीं करना चाहता, नया विवाद हो जाएगा, लेकिन बैन लगना चाहिए। और जैसा मोहसिन रजा कह रहे थे, अगर कोई अजहर मसूद को मौलाना बताए, धर्मगुरु बताने लगे, ओसामा बिन लादेन को धर्मगुरु बताने लगे, उस दफ्तर पे तो पहले ताला लगाओ डबल, अलीगढ़ वाला, और 4 लाठी मारो उसके दफ्तर में जो भी बैठा मिले उसके भी। ये कैसा हो सकता है? कतई संभव नहीं, कतई संभव नहीं। हमने उन लोगों को मंजूर नहीं किया जो गोडसे को पूजा करते थे। एक महिला नेता थी, कौन हिंदू मंच बनाई थी, क्या बताई थी, उन्होंने गोडसे की उसमें गांधी की फोटो रख के गोली चलाई अपने तमंचे से, उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा कि नहीं भेजा? कोई खाला का घर है क्या कि तमाशा करेंगे? तो अगर हम उनको जेल भेज सकते हैं तो इनको क्यों नहीं भेज देंगे? क्यों नहीं भेज देंगे भाई? भय से शासन चलेगा क्या? चेहरा देखकर शासन चलेगा? हमको गांधी का हत्यारा के पक्ष में खड़े होने वाला भी मंजूर नहीं था। हालांकि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुद को प्रखर हिंदूवादी कहते थे, उनको भी जेल भेजा। भारत ने उनको भी कभी मंजूर नहीं किया। तो कोई मौलाना भी इस गलतफहमी का शिकार नहीं रहे कि हम उसको मंजूर करेंगे। नहीं, हमारा तराजू एक है, हमारा नपना एक है, एक ही गज से हिंदू मुसलमान सब नपेंगे।
तमाशे की इजाजत नहीं हो सकती। जापान में एक प्रथा है हाराकिरी, सारे विद्वान लोग हैं, परिचित होंगे। वो करना चाहते करिए, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान को क्यों चुना? अरे सूडान में ही कर लेते भाई, इंडोनेशिया में ही कर लेते, मलेशिया, थाईलैंड, कहां कहां से आए हो, पेरू मेरू, वही कर लेते। यहां काय को मरने आए? जमीन हमारी गंदी करोगे क्या? नहीं, फिर तुम्हारे लिए इंतजाम करें। यहां वैसे जमीन की कमी, हिंदुस्तान में आबादी ज्यादा, जमीन कम। आपके मरने पर हमको, आपके मरने के अधिकार को दरोगा जी जाने, कानून जाने। समाज को कोई बहुत ऐतराज नहीं, अगर आप चाहते हो कि हम स्वेच्छा से प्राण छोड़ना चाहते हैं। जैन संप्रदाय में भी संथारा है, आप करना चाहते कर लीजिए, लेकिन जैन संप्रदाय का संथारा शांति और करुणा का उपदेश देता है, जी, परित्याग का उपदेश देता है, परिग्रह का उपदेश देता है। इसलिए उसका समाज पर कोई विपरीत असर पड़ने की संभावना नहीं। लेकिन आपकी मंशा खतरनाक है, आपका टेलीफोन बंद, आप भेष बदल के छुप रहे हैं, आप आइडेंटिटी बदल कर रहे हो। मैं बात वो कहना नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश में हरीश जी, पश्चिम के एक जिले में, मोहल्ले में नाम और मजहब बदल के जमाती छुपे, रूप रंग बदल के। क्या कर रहे हो? क्या मंशा है? इरादा क्या है? ये इस देश को मंजूर नहीं हो सकता ना। जी, कोई हिंदू का ठप्पा कहे, मुसलमान का ठप्पा कहे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बकवास बातें। सच तो सच सच रहता है। सूर्य को किसी की गवाही की जरूरत नहीं। गवाही अंधेरे को चाहिए, उजाले को नहीं। और एक बात, आखिर बात कहूंगा, जाहिल लोग करें तो कम कष्ट, पढ़े लिखे जब ऐसी षड्यंत्र में, साजिश में शामिल हो जाएं प्रोफेसर जैसे लोग, तो देश को जाग जाना चाहिए। देश को जाग जाना चाहिए। ये आग है, इसमें हिंदू मुसलमान सब झुलस जाएंगे। जी, वाजपेयी जी कहा करते थे, चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये तो लपटों का खेल खेला जा रहा है, चिनगारी नहीं, लपटों का। धक धक लपटे। ये अस्वीकार्य है। भारत के 130 करोड़ लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते। और सबसे अंत में मैं एक बधाई उत्तर प्रदेश के शासन को, उसके नेतृत्वकर्ता योगी आदित्यनाथ को भी दूंगा। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की तुलसी ने कहा, दुष्टों का दलन भी शासक का कर्तव्य है। योगी आदित्यनाथ उसका मूर्तिमंत उदाहरण है। आप देख लीजिए कहां इससे सजा पाई। क्वारंटाइन हुए, ठीक हुए, चलो जेल। बिल्कुल, पालकी खड़ी है, चलो जेल। सारा ड्रामा रह गया। न जिंदाबाद करने वाला, न माला पहनाने वाला मिला कोई। शासक को ऐसा ही होना चाहिए, तटस्थ, निर्भय, निर्भीक और दृढ़। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका, ताहिर हसन जी बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना एजाज अतहर जी बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़े थे, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब आपका भी। मोहित अग्रवाल जी आईजी रेंज कानपुर हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बात करें, मैं आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए आनंद टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।